आरजेडी वाले जो अब सरकार में हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपमान का दंश झेला है इस सरकार में और इस गठबंधन में, उससे कम से कम कार्यकर्ताओं को उस अपमान से मुक्ति तो मिली। हम ठीक ढंग से विरोध भी नहीं कर पाते थे, गठबंधन में थे, इसलिए गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता था, हमें चुप होना पड़ता था, हम खुल के विरोध नहीं कर सकते थे। आज कम से कम हमारे पास विरोध का तो अस्त्र है, आज हम कम से कम विरोध तो करेंगे पूरे धारदार तरीके से। नीतीश कुमार जब मन हो तब पाला बदल ले, आपको जब मन हो तब इस्तेमाल कर ले, आपको जो है सत्ता में रखने के बावजूद आपके नेताओं की जो है थाना प्रभारी तक न सुने, है ना। एसपी डीएसपी तो छोड़ दीजिए, थाना प्रभारी तक जो है आपके विधायकों, नेताओं और के प्रदेश अध्यक्ष की न सुने, और आपके सरकार में रहते हुए आपके पार्टी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया जाए, आपके नेताओं के घरों पर जो है प्रदर्शनकारी हमला करे, पुलिस वहां पर जो है मूक दर्शक बनी रहे। ये स्थितियां जो हैं ये आने क्यों दी जा रही थी? भाजपा जब देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो यहाँ पर नीतीश कुमार के सामने सरेंडर क्यों कर रखा था? पिछले 1.5 सालों से जिस प्रकार से बिहार में उद्योग धंधों को लगाने के लिए शाहनवाज जी सतत प्रयासरत रहे हैं, और उससे पहले की जो बिहार की जो उद्योग की स्थिति रही है, जब वास्तविक उद्योगों का बिहार में कोई लेना देना नहीं था, जब अपहरण और मतलब हत्या, फिरौती, ये चीज़ें रोजगार का रूप इख्तियार कर ली थी बिहार में, क्या बिहार पुनः उस दौर में नहीं जाएगा? और अब कह रहे हैं कि 20 लाख देंगे। अरे जब 20 लाख का विजन था तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ आपको रोक रखा था? नीतीश जी को अगर हम कम सीट दिए होते, ज़्यादा सीट अगर हमारे पास होती, तो हम आज बिहार में अकेले अपने दम पे सरकार बना रहे होते। लेकिन हमने विश्वास करके उन्हें दिया और इन्होंने बार बार धोखा दिया। ठीक कहते थे लालू जी कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने दिया दगा नहीं। लालू जी ने जो उपाख्य उन्हें दिया है, जो उपनाम, जो उन्हें उपमा से अलंकृत किया है कि वो पलटू राम है और कुर्सी कुमार है, तो मैं समझता हूँ कि आगे अब स्वार्थी कुमार और विश्वासघाती कुमार जैसे भी नाम इनके साथ जुड़ जाएंगे। नीतीश जी चाणक्य वाणक्य बनने की स्थिति में नहीं है, और चाणक्य से तुलना करना आचार्य चाणक्य का भी अपमान करना है। अगर नीतीश जी जैसे स्वार्थ लोलुप व्यक्तियों से अगर आचार्य चाणक्य की तुलना की जाती है तो वो उनका अपमान है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में सरकार पलट गई और भूमिका भी पलट गई कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। जो लोग सरकार में थे वो चंद रोज़ में जो है विपक्ष में आ जाते हैं, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त बड़े उत्साहित हैं और बड़ा काम आ गया उनके पास, क्योंकि सत्ता में थे तो कुछ करना नहीं था। अब विपक्ष में चूंकि आ गए हैं तो धरना किया जा रहा है, विश्वासघात का आरोप लगाया जा रहा है। किस पर लगाया जा रहा है? उसी पर लगाया जा रहा है जिसके साथ कुछ रोज पहले सत्ता में थे। नीतीश कुमार के ऊपर जो है जनादेश के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है और धरने किए जा रहे हैं। मुशहरी प्रखंड कार्यालय के पास जो है आज धरना हुआ है, और इसके बाद हमको टकरा गए हैं बीजेपी प्रवक्ता है मुजफ्फरपुर से संचित शाही। नीतीश कुमार अब आपसे अलग हो गए हैं, आप लोग धोखेबाजी का, विश्वासघात का, जनादेश के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ आरोप जो है 2017 में आरजेडी वाले लगा रहे थे नीतीश जी पर। तो आरजेडी वाले जो अब सरकार में हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग समझौता नहीं करते, हम समझौतावादी नहीं हैं, हम स्पष्टवादी हैं। नीतीश जी ने जब गठबंधन तोड़ा था, जब प्री पोल अलायंस था उनका आरजेडी के साथ, तो जब वो गठबंधन तोड़ के आए थे तो नीतीश जी का कहना था कि मैं अपनी स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता, मैं अपने आत्मसम्मान को ताके पे नहीं रख सकता। नीतीश जी ने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था कि वहाँ घुटन महसूस होती है। फिर नीतीश जी यहाँ आए, हमने उन्हें बखूबी सम्मान दिया। बिहार की जनता ने उनकी पार्टी को कितना जनादेश दिया, कितना मैंडेट दिया, ये सबकी नज़र में है। परंतु हमारा जो राजग गठबंधन था वो सत्ता के करीब था, हम सरकार बनाने के बहुत करीब थे, निकट थे, और हमने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, तो हमने उस वादा को निभाया। बाद में नीतीश जी के कुछ ऐसे फैसले थे जिस पे हमने बार बार कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, गरीबों के साथ हकमारी नहीं होनी चाहिए। मैंने बार बार आपके माध्यम से भी कई बार शराबबंदी और जो भी इस प्रकार की फैसले हैं इस प्रकार के, मैंने इन सबों का विरोध किया है। कहीं ना कहीं शराबबंदी के आड़ में प्रशासन जो है वो दमनात्मक रुख अख्तियार कर रही है, और इसका सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि हो रहा है तो वो अति पिछड़ा वर्ग को हो रहा है, वो वंचित और पिछड़े समाज को हो रहा है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर कभी अगर सवाल कर दिया
अगर कभी सलाह दे दिया, हम गठबंधन के साथी हैं, हम आपस में वार्ता तो कर ही सकते हैं। अगर हमने कभी ये सलाह दे दिया कि आपको इस बात की समीक्षा करनी चाहिए, तो इसमें कैसा अपमान भला? और आप जिस अपमान की बात करते हैं, आज आप जिनके साथ हैं, उन्होंने ही कभी कहा था, हम तो बहुत संसदीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोग हैं, हम तो बहुत अनुशासित हैं। उन्हीं लोगों ने तब कहा था कि नीतीश सबसे बड़े पलटू हैं, नीतीश कुमार कुर्सी कुमार हैं, पलटू राम हैं। और आज जो इनके जो बगलगीर बने बैठे हैं, जो इनके सबसे करीबी माने जाते हैं, ललन बाबू, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नीतीश जी के पेट में दांत है और कहाँ कहाँ है वो सब हमको पता है। क्या कहेंगे? वो अपमान का दंश वो भूल गए, और जिन्होंने सम्मान दिया और उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई साहब आप इसकी समीक्षा कर लीजिए, तो ये इनके स्वाभिमान का हनन हो गया। ये अहंकार है। नीतीश कुमार अहंकारी हो गए हैं। हमने बार बार विरोध किया इसलिए क्योंकि जब आप सुनेंगे नहीं अपने अहंकारी हो गए हैं या महत्वाकांक्षी हो गए हैं? क्योंकि एक जो महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में खुद को एक बार जीवन में प्रस्तुत करने की, वो बार बार जो महत्वाकांक्षा है जगती रही है, चर्चाएं रही हैं ऐसी। लेकिन इस बार जो महत्वाकांक्षा है उसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि गठबंधन तोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चाचा भतीजे की सरकार बन गई है। और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 14 में जो आए हैं वो 24 में आएंगे तब ना, 24 में उनको आने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की का चैलेंज फेंका जा रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात अत्यंत सर्वत्र वर्ज्यते। नीतीश जी ठीक है, महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, परंतु अति महत्वाकांक्षी होना ये बहुत बुरी बात है। जो आज कह रहे हैं कि 24 में वो हमारे विजय पथ को रोक देंगे, हमारे विजय के रथ को रोक देंगे, उन्हें ये समझना चाहिए कि जब उन्होंने हमसे गठबंधन तोड़ा था तब के चुनाव में उनकी क्या स्थिति थी। 2 सीटों पे सिमट के रह गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन है कि 2019 में इन्हें एक सम्मानजनक सीट मिला और हमने साझेदारी का बंटवारा जो है वो मतलब हमने एकदम सही बंटवारा किया। हमने आधे सीटों पे समझौता किया था। और आज हम ही पे आरोप लगा रहे हैं। अरे आप अगर संसद में अगर आपके सांसद अगर कुछ बोल पाते हैं तो वो समझिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के कारण आपके वो सांसद जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के कारण वो जीते हैं और वो संसद तक का सफर कर रहे हैं, चाहे वो ललन बाबू हो या कोई भी हो जनता दल यू के सांसद। इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा, देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, ज़्यादातर राज्यों में सत्ता में है। लेकिन मोदी शाह की भाजपा को बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार वो नेता हैं जो पिछले 30 सालों से 3% के नेता रहते हुए भी बिहार की सत्ता पर कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी तरीके से कुर्सी पर काबिज रहे हैं। और सत्ता को साम दाम दंड भेद हर तरीके से हासिल करना ही तो पॉलिटिक्स का एक अंतिम पड़ाव माना जाता है। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जो है आप लोग को पता नहीं चलने दिया। इतनी बड़ी पार्टी, इतना सारा इनपुट रहता होगा, गुप्त तरीके से जो है सूत्र बताते रहते हैं। भाजपा में तो भाजपा दूसरों को तोड़ती है दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में जो हुआ और अन्य राज्यों में जिस तरीके से सरकार बनी, कर्नाटक में जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस रहा, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार पलट गई, बीजेपी का हर जगह रोल रहा। और यहाँ पर नीतीश कुमार जो कर रहे थे कि आप लोग को भनक नहीं लग पा रही थी, केंद्रीय नेतृत्व तक ये सब कुछ पहुँच नहीं पाया। देखिए, सबसे पहली बात एक पिछले सवाल का जवाब देना मैं भूल गया था, वो पहले दे देता हूँ। ऐसी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की इनके मन में पहले भी ये जिज्ञासा जगी थी। क्या हुआ इनकी स्थिति? कहाँ पे आके सिमट गए? जो व्यक्ति अपनी लोकप्रियता के आधार पे अपने विधानसभा के मतलब गठबंधन ने जो सीटें दी, उस सभी सीटों पे जो विजयश्री हासिल नहीं कर सकता, वो भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व कहाँ से कर सकेगा? जिसकी बिहार में पहचान धूमिल हो रही है, वो पूरे भारतवर्ष में कैसे वो बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ेगा? और यहाँ तो ये तो रोटी की लड़ाई चल रही है। ये प्रधानमंत्री के लिए जाएंगे तो सभी पहले विपक्षी दल तो इनके नाम पे सहमत हो तभी ना। अच्छा, सही, वो यशवंत सिन्हा वाली बात तो है नहीं कि हारने के लिए किसी को बलि का बकरा बना दो। और एक चीज मेरे जहन में एक चीज है, एक जो चीज है हम जनता से भी हम जिक्र कर देते हैं उस चीज का कि नीतीश कुमार के सबसे पहले नंबर तो इसी बात पे कट जाएंगे कि लोग सोचेगा अरे भाई बिहार में दारू बंद किया है, ये पूरा समूचा देश में ना कहीं दारू बंद कर दे। ये शराबबंदी जो है तो शराबबंदी के जो बाकी राज्यों में तो चालू है ना भाई, दिल्ली में जो है 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री मिल रहा है, तो समूचे देश से समर्थन मिलेगा। नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी महापाप है। तो ये देखिए, ये सब जो है ख्याली पुलाव है, वास्तव में इन चीज़ों का कोई आधार नहीं है और ये चीज़ें जो है ये अतार्किक है, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहा। ठीक है, दूसरी बात आपने जो कहा, नीतीश जी जिस प्रकार के फैसले लेते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था, वो आत्ममुग्ध फैसले होते हैं। शराबबंदी का क्या इम्पैक्ट हुआ बिहार में, क्या असर हुआ, ये हम सब जानते हैं। शराबबंदी सकारात्मक की दिशा में न बढ़ के वो नकारात्मकता के गर्त तक पहुंच गया है और शराबबंदी आज पिछड़े और वंचितों के
जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आज कहीं शराब पी के कोई व्यक्ति मरता है तो आपके नीतीश कुमार इतने असंवेदनशील हो गए हैं तो वो कहते हैं कि अगर शराब पी के कोई मरता है तो उसके प्रति हमारी संवेदनाएं नहीं है। क्या ये जायज़ है? एक प्रदेश का मुखिया अगर इस प्रकार की बातें कहता हो तो ये कतई जायज़ नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस व्यक्ति के अंदर अब सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई है कि इसके अंदर की संवेदना खत्म हो गई है। बेला में बॉयलर फटने की घटना हुई, उसके 3-4 दिनों बाद नीतीश जी आए, उन्होंने आत्म प्रशस्ति अभियान चलाया। वो क्या था, आप ही बता पाएंगे? समाज सुधार अभियान। हाँ, समाज सुधार अभियान। मैंने तो उसका नाम आत्म प्रशस्ति अभियान रखा है, इसीलिए मैं भूल जाता हूँ बार बार। उन्होंने वहाँ आए और वहाँ बड़े गौर से उन्होंने बहुत चाव से सुना। एक व्यक्ति गांजा पी के चिलम दिया लहराए, ऐसे गाने बहुत वायरल भी हुए। लेकिन उन्होंने और गांजा का आप लोग इस वक्त नाम ले रहे हैं। धरना जो हो रहा है इसमें बीजेपी की विधायक है भागीरथी देवी बेतिया के रामनगर से, उन्होंने जो है बयान दिया कि नीतीश जी चांदी के चिलम में गांजा पीते। आप लोग निजी हमला करने लगे, मर्यादा जो है कहीं ताक पर रखी जा रही है भाजपा द्वारा इस वक्त। देखिए, भागीरथी जी ने जो भी कहा उससे पहले हम जाते हैं कि इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई। आज नीतीश जी जिनके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं, जिनके साथ वो अपने सारे अपमान के दंश को भुला के जिनके गोद में जाके बैठे हैं सत्ता के स्वार्थ में, उन्होंने ही कभी कहा था। मुझे तो याद है, मैंने इसी चैनल पे देखा था जब आपने चेतन आनंद से पूछा था शराबबंदी को लेके, तो उन्होंने तंज कसा था कि शराब पीना तो बुरी बात है ही, उसके साथ साथ गांजा पीना भी महापाप है। आपको ये भी याद होगा कि जब बिहार विधानसभा के परिसर में जब शराब की खाली बोतलें बरामद हुई थी तब राजद के कई विधायकों ने आरोप लगाया था, शायद भाई वीरेंद्र भी थे उसमें और मुन्ना यादव भी थे हमारे मीनापुर के विधायक, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार तो खुद गांजा पी के टुल रहते हैं और पूरा बिहार जानता है। बकौल राजद नेता ने ऐसा कहा कि पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार गांजा पी के। मैं नहीं जानता और मैं इस प्रकार के आरोप भी नहीं लगा रहा। तो जब आज जिनके साथ वो हैं उनके वही साथियों ने कभी कहा कालांतर में जब ऐसी बातें कही, तो भागीरथी जी ने तो उनकी बातों को दोहराया। हो सकता है उसमें उन्होंने एक धातु बढ़ा दिया, चांदी के चिलम का जिक्र कर दिया, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी बातें नहीं होगी, आग नहीं लगेगी तो धुआं कहाँ से उठेगा। अच्छा, एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते इस वक्त क्या आप संतुष्ट हैं, गुस्से में हैं, क्या देख रहे हैं? पार्टी इस वक्त जेडीयू से जब अलग हुई है, 3 साल लमसम जो है बचा हुआ है, चुनाव को लेकर तैयारियों के लिए वक्त है, क्या बीजेपी को इस चीज़ का फ़ायदा होगा? नीतीश कुमार के छतरी के नीचे से हटने से उनका जो चेहरा है उसके भाजपा से अलग होने के बाद जो है भाजपा ग्रो करेगी, क्योंकि बाकी राज्यों में हमने देखा है जहाँ भी गठबंधन सहयोगी रहे हैं भाजपा वहाँ ग्रो नहीं कर पाई है, और जैसे ही सहयोगियों से अलग हुई है बीजेपी ने अपने आप को बढ़ाया है। तो क्या बिहार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के भीतर एक बार फिर से जोश जो है वो उमड़ पड़ा है और तैयारियां जो है अगले चुनाव के लिए वो शुरू की जा रही है, या सिर्फ अभी लोकसभा चुनाव की तरफ देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि बतौर अगर कार्यकर्ता में अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं इस गठबंधन के टूटने से खुश हूं या दुखी, तो मेरा सबसे पहला जो जवाब होगा मेरा यही होगा कि मैं बहुत खुश हूँ। कारण क्योंकि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपमान का दंश झेला है इस सरकार में और इस गठबंधन में, उससे कम से कम कार्यकर्ताओं को उस अपमान से मुक्ति तो मिली। हम ठीक ढंग से विरोध भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ हैं, सही बात है, वो भी अपनी जगह उचित थे, उनका भी कहना जायज़ था। हम गठबंधन में थे, इसलिए गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता था, हमें चुप होना पड़ता था, हम खुल के विरोध नहीं कर सकते थे। आज कम से कम हमारे पास विरोध का तो अस्त्र है, आज हम कम से कम विरोध तो करेंगे पूरे धारदार तरीके से। दूसरी बात, अगर जब बिहार के जनता के तौर पे अगर पूछा जाए तो जनता के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। आप समझिए, पिछले 1.5 सालों से जिस प्रकार से बिहार में उद्योग धंधों को लगाने के लिए शाहनवाज जी सतत प्रयासरत रहे हैं, और उससे पहले की जो बिहार की जो उद्योग की स्थिति रही है, जब वास्तविक उद्योगों का बिहार में कोई लेना देना नहीं था, जब अपहरण और मतलब हत्या, फिरौती, ये चीज़ें रोजगार का रूप इख्तियार कर ली थी बिहार में, क्या बिहार पुनः उस दौर में नहीं जाएगा? आज आपने टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च की है, अब कैसे फिर लोग आएंगे? अब तो फिर लोग भयभीत हो जाएंगे कि वही लालू यादव की सरकार है जिनके यहाँ पाकिस्तान द्वारा प्रदत्त नाइट विजन कैमरे और असलहे रखने वाले लोग सांसद बनते थे और विधायक बनते थे सिवान से, जब चंदा बाबू के बेटों को इस सीट से नहला दिया जाता था। क्या अब कोई व्यवसायी फिर आएगा बिहार में? तो आपने कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ, और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका आपने अपमान किया है। जब बिहार में उद्योग धंधे कल कारखाने लगेंगे तभी तो रोजगार सृजन होगा। आपने तो उसी रोजगार के सृजन पे ही कुठाराघात कर दिया। अब तो रोजगार देने वाले आएंगे नहीं, कल कारखाने लगाने वाले आएंगे नहीं, रोजगार सृजित नहीं होगा, और फिर भी आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं। आप जब हमारे साथ गठबंधन में थे
तो आप कहते थे तेजस्वी यादव पे तंज कसते थे कि कहता है वो 10 लाख नौकरी देगा, कहाँ से देगा? वो जो चारा चोरी अब का 20 जो लाख बोल पैसा रहे हैं है, खुद दे। चारा चोरी का पैसा है और कहाँ कहाँ पता पैसा नहीं कहाँ से लाओगे? आप कह रहे हैं 20 पैसा लाख कहाँ देंगे से- हम। और अब कह रहे हैं कि 20 लाख देंगे। हाँ। अरे जब 20 लाख का विजन था तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ आपको रोक रखा था? आप तभी दे देते। बीजेपी ने कहा भी था 19 आपने लाख जो रोजगार। शिक्षकों की भर्ती करवाई उनको आपने देर से उनकी नियुक्ति की, उनको नियुक्ति पत्र देर से दिया, इसलिए क्योंकि 4-5 महीनों का हमें उन्हें सैलरी न देना पड़े, भुगतान न करना पड़े उनका मानदेय। तो आपने तो बिहार के खजाने को खाली कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली की तर्ज पे आप कोई नियम लगाइए, दिल्ली की तर्ज पे आप एक बोतल पे एक बोतल फ्री कीजिए, लेकिन कम से कम जो 500 और 600 करोड़ जो राजस्व प्रति सप्ताह जो वसूली होती थी, कम से कम उसका कोई विकल्प भी तो तैयार कीजिए। आप तो नालंदा से उठ ही नहीं पाते हैं। आपको जो दिखता है ग्लास ब्रिज, सब चीज़ आपको नालंदा में ही दिख रहा है। अरे आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप बिहार के प्रत्येक गाँव को मॉडल विलेज बना सकते हैं, ऐसा कोई दर्शनीय विलेज बना सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। आज दुबई है कि वो क्या है? दुबई में कोई भी चीज़ प्राकृतिक क्या थी? बस समुद्र था और रेत था, लेकिन उसका सही सदुपयोग करना दुबई ने जाना, और आज दुबई टूरिज्म का हब हो चुका है। आप बिहार के प्रत्येक शहरों के बीच में एक ऐसा टूरिज्म हम बनाइए और वो शहर से दूर हो, ताकि उस क्षेत्र का भी कायाकल्प हो सके। इस प्रकार से करेंगे तभी तो आप फिर जो है रोजगार सृजित कर पाएंगे और बिहार के खजाने को आप भर पाएंगे। लेकिन आपने तो खजाने को खाली कर दिया और कोई विकल्प नहीं दिया। तो आप तो बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। एक भाजपा कार्यकर्ता जो आम जन है, जो आम कार्यकर्ता है, जो नेताओं के लिए दरी भी बिछाता है, टेंट भी लगाता है, और जैसे धरना अगर हो रहा है तो उसमें जो लोग पोस्टर जो है चिपका रहे हैं या सटवा रहे हैं या वो जो छपवा रहे हैं, वो लोग कितने खुश हैं या उत्साहित हैं या फिर दुखी है या नीतीश कुमार पे गुस्सा है या फिर इस चीज़ की उम्मीद जगी है कि अब पार्टी जो है वो 3 साल में इतनी मेहनत करे, वो लोग इतने मन से मेहनत करे कि अगली बार जो है उनकी सीटें बढ़े या फिर सत्ता में आने का चांस बढ़े। इसको लेकर उम्मीद या खुशी या गुस्सा क्या दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि जब मैंने कहा बतौर कार्यकर्ता कि मैं खुश हूँ, तो समझिए कि वही कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विधायक और सांसद हो जाने के बाद भी दरी बिछाते ही हैं। ये कार्यकर्ता का जो आचरण है वो आचरण सदैव अक्षुण्ण रहता है हमारे अंदर, हमारे व्यक्तित्व में, इसलिए सारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। और दूसरी बात, तो हम तो हमेशा रेडी रहते हैं, हम तो हमेशा लड़ने को तैयार हैं। सबसे बड़ा संगठन किसका? हमारा। आप यहीं देखिए ना, सकरा विधानसभा का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, या जहाँ जहाँ जदयू के लोग जीते हैं, जदयू का कोई संगठन है क्या? कहीं नहीं है। और यहाँ तो गुटबाजी की भेंट चढ़ गई थी इनकी ये सीट। फिर यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने जिताया, तो हमारे कार्यकर्ता तो बूथ तक हैं, तो हम तो सबसे मजबूत पार्टी हैं। और हमने पहले भी अपने आप को, हम तो सीटों, अगर हमारी सीटें कमी भी अगर किसी कारण से, तो इसी गठबंधन की भेंट चढ़ी ना। नीतीश जी को अगर हम कम सीट दिए होते, ज़्यादा सीट अगर हमारे पास होती, तो हम आज बिहार में अकेले अपने दम पे सरकार बना रहे होते। लेकिन हमने विश्वास करके उन्हें दिया और इन्होंने बार बार धोखा दिया। ठीक कहते थे लालू जी कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने दिया दगा नहीं। लालू जी बिल्कुल सही थे अपने जगह पे। इतिहास में, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, इतिहास में अगर कोई किस्सा लिखा जाएगा, राजनीति का अगर किस्सा और आधुनिक राजनीति का कोई किस्सा, और अगर उसमें नीतीश कुमार की चर्चा की जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि लालू जी की जब बात आएगी नीतीश जी के परिप्रेक्ष्य में, तो लालू जी ने जो उपाख्य उन्हें दिया है, जो उपनाम जो उन्हें उपमा से अलंकृत किया है कि वो पलटू राम है और कुर्सी कुमार है, तो मैं समझता हूँ कि आगे अब स्वार्थी कुमार और विश्वासघाती कुमार जैसे भी नाम इनके साथ जुड़ जाएंगे। नीतीश जी चाणक्य वाणक्य बनने की स्थिति में नहीं है, और चाणक्य से तुलना करना आचार्य चाणक्य का भी अपमान करना है। अगर नीतीश जी जैसे स्वार्थ लोलुप व्यक्तियों से अगर आचार्य चाणक्य की तुलना की जाती है, तो वो उनका अपमान है। नीतीश जी किसी काबिल नहीं है। स्वार्थी होना चाणक्य होने जैसा नहीं है। चाणक्य ने अपने अपमान और अपने प्रजा के सम्मान के लिए धनानंद को सत्ता से बेदखल किया था और एक चरवाहे चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया था। लेकिन ये तो है कि हमेशा अपने स्वार्थ में कभी कहते हैं कि अब जीवन में मर जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, फिर आ जाते हैं कि भाई अब तुम ही बैतरनी पार करा दो, अब इस अपमान के दंश से मुझे बाहर निकालो। फिर जब हम लोग आगे हाथ बढ़ाते हैं और सत्ता में फिर साझेदार बनाते हैं और उचित सम्मान देते हैं और पुनः मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो फिर वही है कि पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। और समझिए, नीतीश जी का यही इतिहास है। चाहे वो जॉर्ज साहब के साथ इनके संबंधों को देखा जाए तब, चाहे शरद बाबू के साथ इनके संबंधों को देखा जाए। शरद यादव के भी पीठ में इन्होंने खंजर घोंपने का काम किया, जॉर्ज साहब के भी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। ये तो इनकी पुरानी आदत है। हमारे यहाँ बज्जिका में कहावत है, लत लक्षण पित्त बाय सब मरले पर जाए। इन चीज़ों का भान नहीं था। नीतीश कुमार वो राजनेता है जिन्होंने
जिस लालू यादव के खिलाफ अपनी राजनीति को खड़ा किया, सत्ता में आए और इतने सालों में जो है अपने आप को सुशासन बाबू के तौर पर स्थापित किया। जब लालू यादव जेल गए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया। 2005 से लेकर 2010 में उन्होंने मेहनत की, भाजपा के साथ ही सत्ता में रहे। तो उसके बाद जो है आपने देखा कि 2010 से 2013 का समय आया और 13 में नरेंद्र मोदी को एनडीए ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर जब प्रोजेक्ट किया, उस वक्त नीतीश कुमार ने विरोध किया और उस विरोध के फलस्वरूप उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया और अलग हो गए। 15 में वो नीतीश कुमार जो है लालू यादव के साथ गठबंधन कर लेते हैं, उसी के साथ गठबंधन करते हैं जिसके खिलाफ राजनीति करके जो है उन्होंने अपने आप को खड़ा किया था, अपनी छवि बनाई थी और अपनी राजनीति की थी पूरे समय तक। तो नीतीश कुमार जो है वो अवसरवादी तो है, ये तो दिखता है, लेकिन ये भाजपा वालों को जो है ऐसा क्यों अभी तक जो है ऐसा क्यों नहीं हो पाया, संगठन को इतने मजबूती क्यों नहीं मिल पाई कि लगातार नीतीश कुमार के साथ रहने को मजबूर रही है भाजपा। खुद से गठबंधन तोड़ने की कवायद तक आज तक नहीं की और नीतीश कुमार जब मन हो तब पाला बदल ले, आपको जब मन हो तब इस्तेमाल कर ले। आपको जो है सत्ता में रखने के बावजूद आपके नेताओं की जो है थाना प्रभारी तक ना सुने, है ना, एसपी डीएसपी तो छोड़ दीजिए, थाना प्रभारी तक जो है आपके विधायकों, नेताओं और के प्रदेश अध्यक्ष की ना सुने और आपके सरकार में रहते हुए आपके पार्टी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया जाए, आपके नेताओं के घरों पर जो है प्रदर्शनकारी हमला करे, पुलिस वहाँ पर जो है मूक दर्शक बनी रहे। ये स्थितियाँ जो हैं ये आने क्यों दी जा रही थी? भाजपा जब देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो यहाँ पर नीतीश कुमार के सामने सरेंडर क्यों कर रखा था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले ये बता दूं कि नीतीश बाबू अगर खुद को अगर सुशासन बाबू के नाम से अगर जनवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें कहें, तो मैं सबसे पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार सर्वघोषित सुशासन बाबू नहीं है। नीतीश कुमार सर्वघोषित सुशासन बाबू नहीं है, नीतीश कुमार स्वघोषित सुशासन बाबू हैं। और बिहार की जनता ने देखा है इस सुशासन के इस छद्म सुशासन बाबू को देखा है बिहार की जनता ने। पहले आपने ठीक कहा, जिसका विरोध किया बाद में सत्ता के लोभ में उसी के साथ चले गए और हमारी मजबूरी नहीं रही है, हमारी मजबूरी नहीं रही है। मैंने आज भी कहा है कि नीतीश कुमार आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय आडवाणी जी और श्रद्धेय जोशी जी जैसे सरीखे नेताओं की देन है जिन्होंने हाथ पकड़कर नीतीश कुमार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। आपको याद होना चाहिए कि जब समता पार्टी की टूट हुई थी और जब जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब इसी जदयू ने मात्र 8 सीटों पर विजय हासिल की थी। बिहार में 6 नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा था और सबसे बड़ा मंत्रालय दिया था। 6 सांसदों वाली पार्टी को केंद्र में राज्य मंत्री न बनाया जाए, उनको सिर्फ सहयोगी रखा जाए और इनको केंद्र का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया था कृषि मंत्रालय का। बाद में रेल मंत्री बनाया गया। बाद में फिर 2000 में जब सरकार नहीं बन पाई किन्हीं कारणों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि लालू जी, नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी जी सब लोग 76 के आंदोलन से निकले हैं, जेपी के क्रांति से निकले हैं, सब एक दूसरे को बेहतर जानते हैं, इसलिए बेहतर उस व्यक्ति के अराजकता का प्रतिकार हो सकता है। लेकिन बार बार नीतीश जी ने विश्वासघात करने का काम किया है। आप समझिए 2013 में गए, क्यों गए? तो एक व्यक्तिगत द्वेष था माननीय प्रधानमंत्री जी से, जलन थी वो देखते थे कि मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, वो भी प्रधानमंत्री हैं, हम ज़्यादा अनुभवी, और वो देखते थे कि हमारा बिहार तो कहीं पहुँचा नहीं, लेकिन चलिए हम स्पेशल स्टेटस का राग अलापते रहेंगे और हम गुजरात मॉडल को तरजीह नहीं देंगे। लेकिन विकास जो है वो विकास दिखता है, दृष्टिगोचर होता है, और जो काल्पनिक विकास है वो सिर्फ कल्पनाओं में रह जाता है, वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। बिहार के जिस विकास की ये बात करते थे, ठीक है विकास हुई थी, जाहिर तौर पे विकास हुई थी, लेकिन जिस कदर विकास के शिखर पे गुजरात पहुंच रहा था, बिहार उसके मामलों में बहुत बहुत नीचे था। बिहार एकदम निचले पायदान पे था। फिर भी इनके अंदर ये जिज्ञासा थी कि नहीं मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो इन्होंने व्यक्तिगत द्वेष में ये राजनाथ सिंह जी से मिले, तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी से। राजनाथ सिंह जी ने इनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। फिर ये नाराज होकर गठबंधन तोड़ के चले गए, वहाँ इनकी बात नहीं बनी, फिर ये वापस आ गए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चलो एक मौका देते हैं, अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, हमारे नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने कहा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनकी अब की बार इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दे।
अरे ये तो कह रहे बोगस बात है एकदम। अरे नीतीश जी, अब कोई अपनी गलती को स्वीकार करता है क्या? कोई अपनी गलती को स्वीकार करता है? आप ही बताइए ना। और नीतीश जी की बात पे आप कैसे विश्वास करेंगे? आप तो पत्रकार साथी हैं, आप तो आईना दिखाने का काम करते हैं। हाँ। इन्हीं नीतीश जी ने हमारे लिए कहा था ना कि हम मर जाएंगे उनके साथ नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर हमारे साथ आए, हमने उन्हें उचित सम्मान दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब उनके साथ तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तेजस्वी जी को पूरे सदन में कहा था कि ये लड़का हमको समझाएगा, जाके अपने बाप से पूछे कि इनके पिताजी ने क्या क्या कारनामे किए हैं और ये हमें सीख दे रहे हैं। आज उनके गोद में बैठे हैं। तो नीतीश जी दल बदलू हैं। नीतीश जी ठीक कहा था लालू जी ने, मैं लालू जी की ही बात को कोट कर देता हूँ। लालू जी ने ठीक कहा था कि नीतीश कुमार पलटू राम है। तो नीतीश जी तो अपनी बातों से पलटते रहते हैं, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन सुशील कुमार मोदी जी सरीखे संजीदे और संवेदनशील नेता ने अगर इस प्रकार की बातें कही हैं तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की बात में दम है। मैंने पहले ही कहा था कि यदि कहीं आग नहीं लगेगा तो धुआं कहाँ से उठेगी। निश्चित तौर पे ऐसी बात होगी तभी तो। अगर ऐसी ही बात थी तो ये आके खंडन करते ना, कड़े तौर पे खंडन करते। ऐसे ही कह दिए मीडिया को चलते चलते कि बोगस बात है, तो कह देने से तो नहीं होता है कुछ। इसलिए नीतीश जी स्वार्थ लोलुप हैं, नीतीश जी अवसरवादी हैं। और बिहार की इस जनता ने, बिहार की जनमानस ने देखा है नीतीश कुमार के अवसरवादी चरित्र को। आने वाले चुनाव में 24 और 25 बिहार की जनता फिर एक जनादेश देगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को। और हम नीतीश कुमार को न सिर्फ बिहार से बल्कि वो जो छोटे छोटे प्रदेशों में भी जहाँ कहीं भी इनका अस्तित्व है, हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। फिर नीतीश कुमार अगर बिहार की राजनीति के लिए अतीत न हो जाए तो फिर आप मुझे बताइएगा। अब जड़ से उखाड़ने की जो बात कर रहे हैं, आपने अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जो किया जेडीयू के साथ, मणिपुर में जो कुछ हुआ, इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं कि भाजपा जो है जदयू को तोड़ने की कोशिश बिहार के भीतर कर रही थी। और जेडीयू की जो मीटिंग हुई जिस दिन सरकार पलटी है, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जो है सुनाए गए विधायकों को। और इसके बाद जो है सबने मिलकर फैसला किया कि चूँकि भाजपा जो है जेडीयू को तोड़ना चाहती है तो इसीलिए हम जो है अलग हो रहे हैं गठबंधन से। देखिए, सबसे बड़ी बात लोकतंत्र में अपना अधिकार है लोगों को, ठीक है। और इससे पहले भी मैं एक चीज़ों का क्लियर कर दूं, इस बात का खंडन कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ऑपरेशन लोटस जैसी कोई चीज़ें नहीं चला रही है। ये जो शब्द है ऑपरेशन लोटस, ये भी आप ही मीडिया के साथियों का दिया हुआ है टर्म। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, यहाँ सबको अपनी विचारधारा चुनने का अधिकार है। बाला साहब, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का गुट टूटता है, सूरत में लोग किडनैप होकर विधायक लोग रहते हैं, असम चले जाते हैं, गुवाहाटी चले जाते हैं, अपने आप हो जाता है सब। मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। क्या है कि पूरे जीवन को अगर देख लिया जाए, जीवन के कालक्रम को देख लिया जाए तो बाला साहब, अरे आपके सुशील मोदी ने बयान दिया है कि हमने उनको तोड़ा जिन्होंने हमको धोखा दिया। पहले भी कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस लोकतंत्र का जो सबसे मूल जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो समस्त जो इसके नागरिक हैं उनको देने का, उनको प्रदत्त करने का अधिकार है। अब समझिए, अगर किसी ने कहा, आपने ठीक कहा, अगर कहा कि चलिए सुशील मोदी जी ने, तो वो बातचीत की भाषा में उन्होंने कह दिया होगा। अगर किसी के विधायक अगर 2/3 टूट के आ जाते हैं, हमारे पास दल का विलय हो जाता है, तो हम तो कह ही सकते हैं ना कि चलिए उनके विधायक हमारे पास आए हैं, तो हमारे पास तो ये अधिकार है ना कि हम कह सकते हैं कि चलिए उनके विधायकों को हमने तोड़ लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तोड़ जोड़ की राजनीति में भरोसा नहीं करती है, इस बात को आप समझिए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं कह रहा था, मैंने बाला साहब का जिक्र किया। बाला साहब के पूरे जीवन के कालक्रम को देख लीजिए। बाला साहब ने सदैव हिंदुत्व को सशक्त करने के लिए लड़ा। वो चाहते थे कि सबको समान अधिकार मिले, जो लोकतंत्र की मूल अवधारणा भी है वही यही कहती है। उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। लेकिन उनके खुद के बेटे ने उनके न रहने पे, उनकी गैर मौजूदगी पे सत्ता के लिए समझौता किया। और जिन ताकतों का सदैव विरोध करते रहते थे श्रद्धेय बाला साहब, उन्हीं के साथ उन्होंने गलवहियाँ कर ली। तो अच्छा तो हुआ कि एक कार्यकर्ता का जमीर जगा और उस कार्यकर्ता ने अपने जैसे जो और लोग थे, जो बंद थे, जो अपनी जबान नहीं खोल रहे थे, जो इसी आस में थे कि कहीं से एक चिंगारी की लौ फूटे और हम उनके साथ हो लें, वो सारे कार्यकर्ता वहाँ एकजुट हो गए। लेकिन फिर यहाँ संगठन ने जिस प्रकार से शिव सैनिकों को जिस प्रकार से आक्रोशित करके और उनके जान माल की हानि करने के लिए उनको प्रदत्त किया था, उससे वो डर रहे थे, इसीलिए सूरत के होटलों में रुके थे या आसाम में कहीं भी रुके थे। इसको हम किडनैपिंग वगैरह नहीं कह सकते हैं। इसलिए सब अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे थे, और क्या। तो बिहार में भी यही चीज़ें होंगी, आप समझिए। उनके यहाँ भी कई हमारे ऐसे विधायक हैं जो संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं और जो किन्हीं कारणों से यहाँ टिकट न मिल पाने के कारण वहाँ हैं। देखिएगा, आज न कल उनकी भी जमीर जगेगी
उनके अंदर का भी हिंदुत्व जगेगा, हाँ। उनके अंदर का भी सर्व समाज और सार्वभौम की जो उनकी नीति है, जो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी जो भाजपा की जो सिद्धांत है, जो सबको साथ लेकर चलने की और सबके विकास और विश्वास की बात करती है भाजपा, उस सिद्धांत का जो बीज उनके हृदय में है वो भी जगेगा। और देखिएगा फिर जदयू में भी टूट होगी, जदयू में निश्चित तौर पे टूट होगी। ये सरकार जो है, ये सरकार स्थिर नहीं, ये सरकार अस्थिर सरकार है। देखिएगा ये बहुत जल्दी बिहार में फिर एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। और मैं तो समझ रहा हूँ, मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है और बिहार की समस्त जनता देख रही है कि दोनों दो धड़ा के लोग मिले हैं। इसलिए जल्द ही बिहार में हमारी और आपकी हाथों में भी स्याही लगाने का अवसर आएगा। हम सब फिर बिहार को चुनाव की ओर जाते हुए देखेंगे और हम सब फिर अपने अपने नए प्रतिनिधियों को चुनेंगे। तो बिहार में अब चाचा भतीजे की सरकार बन चुकी है। एक बार फिर से जो है पलटीमार सियासत हुई और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अब भाजपा, जो चंद रोज पहले तक सरकार में साथ दे रही थी, वो अब बिगुल फूंक रही है। जगह जगह पर धरने हो रहे हैं और विपक्ष की भूमिका में आने के बाद, जैसे कि रवायत रही है, भाजपा बहुत आक्रामक हो जाती है। और ये आक्रामकता जो है, उम्मीद यही है कि वो जन सरोकार के मुद्दे को लेकर भी दिखाई देगी। बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।